सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों आज के सेशन में अपनी चित्रात्मक भारतीय राज व्यवस्था के शेष भाग को कंटिन्यू करते हैं और आज के यानी 12वें पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है जो भाग 4 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक का है और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान से लिया गया है आयरलैंड से, यानी भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड से और इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास और इसकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक एवं गैरवाद अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और क्या है फिर ये, तो राज्यों को दिया गया निर्देश है ताकि विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन है। इसमें 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वें संविधान संशोधन हुए हैं जो अलग अलग सन में हुए हैं। यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1976 में हुआ है, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2002 में हुआ है और 97वां संविधान संशोधन जो है 2011 में हुआ है। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 का है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। इसको एक एक के बारे में जान लेते हैं। समान न्याय यानी अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, व्यक्ति को निर्दोष नहीं सताया जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ी उसके पास धनाभाव है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता यानी निःशुल्क वकील प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना होगा और अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसके बाद 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 2011 में हुआ। इसके तहत अनुच्छेद 43 खा में वर्णित है सरकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या वर्णित है वो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्निष्ठ तत्वों का लागू होना है जो गैरवाद योग्य है और न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और अनुच्छेद 39 की बात यदि करते हैं तो इसके तहत अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व यानी कुछ नीति तत्व हैं जिसमें कहा है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, यानी स्त्री हो या पुरुष हो सभी को समान जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण है। उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो और पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया कराया जाए। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और बालकों का स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये तमाम संविधान के तहत हमें अधिकार प्राप्त हैं, अब केवल उसका पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 40 हमारा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे है क्या है और अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मनोवैचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त हो और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो और पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है और कृषि पशुपालन का संगठन। यह अनुच्छेद 48 के तहत आता है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए, यानी जो राष्ट्रीय इमारत हैं उन स्मारकों का देखरेख किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हों। और 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति से और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट कहता है मूल अधिकार। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है? तो इधर एक तरफ दिया है मूल अधिकार, दूसरी तरफ दिया है नीति निर्देशक तत्व। इसको देख लेते हैं। अर्थात मूल अधिकार के तहत संविधान के 3 भाग में उल्लिखित हैं और अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। प्रकृति जो इसकी है वो नकारात्मक है और बाध्य योग्य है और इसका उद्देश्य जो है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देख लेते हैं क्या अंतर है। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और प्रकृति सकारात्मक है और गैर बाध्य योग्य है। उद्देश्य इसका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया है जो 1976 के द्वारा पारित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा आता है स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 12 थी और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है जे.एस. वर्मा समिति, जो वर्ष 1998 में प्रस्तावित की गई है। कुछ मूल हमारे कर्तव्य हैं उनको देख लेते हैं। मित्रों, मूल कर्तव्य की बात करें तो ये हमारा आता है 13वें पॉइंट पे और मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वो संवैधानिक प्रावधान है। इस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत भाग 4 का और 51 का निहित है और भारतीय संविधान से लिया गया जो पूर्व सोवियत संघ था, पहले इसका नाम था सोवियत संघ। और नेक्स्ट है अनुशंसा की स्वर्ण सिंह समिति में वर्णित है और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, अर्थात 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1976 द्वारा पारित किया गया। और इसकी प्रकृति की बात कर लें तो ये गैर बाध्य योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संख्या इसकी कितनी है? संख्या की बात यदि की जाए तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और 864 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो कुल मिला के 11 जो हमारे कर्तव्य मूल कर्तव्य हैं वो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 51 का के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और आदर करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ऐसी भेदभाव और प्रथाओं का त्याग करें। हमारी सामाजिक प्रकृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व है, उसको समझें और परिरक्षण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत
प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भी भाव रखें। ये हमारे टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जो भी आपको कोई सभा सम्मेलन कुछ भी करना है तो वो संवैधानिक रूप से होना चाहिए और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, और हिंसा यानी अहिंसात्मक होना चाहिए, जिसमें किसी हिंसा से कोई लेना देना ना हो। नेक्स्ट आता है यहाँ, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की गई ऊंचाइयों को छू ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अपने यथास्थिति बालक यानी बाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रपति। अब ये सभी टॉपिक समाप्त हुए, राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो मित्रों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति के बारे में और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देश का प्रथम नागरिक है, ये तो पहले बता ही दिया। और संविधान में प्रावधान जो इसका है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो अनुच्छेद 22 में वर्णित है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, और अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक जो अनुच्छेद 56 में वर्णित है, और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 54 के तहत होता है। इसका एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रथम अनुच्छेद है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसमें निर्वाचक गण होते हैं। निर्वाचन की विधि होती है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति होती है। एकल संक्रमणीय मत होता है। गुप्त मतदान होता है, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या हैं, अर्हताएं क्या हैं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मित्रों, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। पहला ये टॉपिक होता है कि वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या स्थानीय स्तर पर कहीं भी किसी लाभ पद पर ना हो। यानी लाभ पद का मतलब होता है कि वो कोई सरकारी लाभ ना ले रहा हो, या वो जॉब में ना हो, या कोई सरकारी लाभ उससे ना मिला हो। वो व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा, और भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। वो 7 साल रह करके भी अपनी नागरिकता प्राप्त करके आ सकता है, और जन्म से तो वो जन्म से है ही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये रहे उसके राष्ट्रपति हेतु पद की जो योग्यताएं हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कैसे होता है। इसके तहत उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुवादकों की संख्या होती है, और कम से कम 50 निर्वाचित सांसद विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक होता है। जमा राशि होती है जिसकी कीमत होती है 15,000 रुपये, और जमानत की जब्ती होती है। कुल डाले गए मतों में 1/6 भाग से कम अगर मत प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर ये जो अनरिफंडेबल अमाउंट है वो नहीं होगा, अर्थात
जमानत जब्त हो जाएगी, यानी जमानत की राशि भी जब्त हो जाएगी अगर कुल डाले गए मतों का 106 भाग कम से कम मत उस को प्राप्त हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है उसके त्याग पत्र देने की प्रक्रिया क्या है, यानी राष्ट्रपति की पद की रिक्तता कैसे होती है, कैसे वो त्याग पत्र देता है। तो इसको त्याग पत्र देने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर या उसकी मृत्यु पर। तो मित्रों, राष्ट्रपति के चुनाव में भी व्यवस्था लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 61 में क्या है, अनुच्छेद हमारा 61 क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। ये पारित कब किया गया है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से इनको रखा जाता है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव के अंतर्गत ये आते हैं और प्रस्तुति कैसी है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। और नोटिस की बात करें तो नोटिस क्या है, प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसके अंतर्गत कार्यकारी शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 53 फर्स्ट में किया गया है और भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से अनुच्छेद 77 फर्स्ट में वर्णित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़ करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उनका प्रशासन करना। विधायी शक्तियां जो कुछ दी गई उनको देख लेते हैं। संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन जो अनुच्छेद 85 में वर्णित है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना यानी अनुच्छेद 108 के तहत है। और विधेयकों पर अनुमति यानी अनुच्छेद 111 और अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123। ये विधायी शक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आकस्मिक शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने यानी अनुच्छेद 356 की घोषणा, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 360 में आकस्मिक शक्ति प्राप्त है। चलिए वित्तीय शक्तियां क्या हैं, यानी लेन देन की जो शक्ति प्राप्त है वो क्या है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्णानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत अनुच्छेद 110 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करवाना जो अनुच्छेद 112 में आता है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय अनुच्छेद 267 से वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 तक में वर्णित है। ये वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। और कुछ अन्य शक्तियों की बात कर लें वो इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर राष्ट्रपति के नाम से संपन्न और भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधि। और नेक्स्ट आता है राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना और उनका स्वागत करना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहले राष्ट्रपति तो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पद धारण की अवधि है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। और कार्यकाल क्रमानुसार इनका रहा है 1 से 3 कार्यकाल इनका रहा है। और व्यक्ति के अनुसार क्रम जो था वो पहला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जो पद धारण की अवधि है 13 मई 1962 से और 13 मई 1967 तक। कार्यकाल अनुसार क्रम इनका था वो चौथा था और व्यक्ति के अनुसार ये दूसरे व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद धारण अवधि के कार्यकाल के अनुसार क्रमशः व्यक्ति क्रम जो इनका है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक में वर्णित किया गया है। अर्थात पद धारण की अवधि जो है वो 13 मई को है और कार्यकाल अनुसार क्रम जो है 5वां है और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है 3रा है। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक जो बने हुए हैं राष्ट्रपति। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं और पद धारण की अवधि इनकी है 20 जुलाई 1969 से
24 अगस्त 1969 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद पद धारण अवधि जो इनकी है वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक है, और कार्यकाल के क्रम के अनुसार इनका 7वां क्रम है, और व्यक्ति के अनुसार क्रम जो है वो 5वां है। चलिए नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी, पद धारण की अवधि जो है 25 जुलाई 1977 है, और 25 जुलाई 1982 तक में बाधित है। कार्यकाल के अनुसार क्रम जो है 8वां है, और व्यक्ति के अनुसार क्रम जो है वो 6ठा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आर वेंकट रमण जो हैं, इनकी पद धारण की अवधि है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, और काल का अनुसार क्रम जो है 10वां, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है वो है 8वां। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और पद धारण की अवधि इनकी जो है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। कार्यकाल के क्रम अनुसार जो था इनका 4था था, और व्यक्ति के अनुसार क्रम था वो 2रा था। बड़ा गिर वेंकट गिरी कार्यवाहक, इसके अंतर्गत पद धारण की जो अवधि है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 के बीच, और कार्यकाल अनुसार क्रम जो है व्यक्ति अनुसार क्रम ये ब्लैंक छोड़ा गया है, अर्थात इनके बारे में एक्चुअल डाटा प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा गिर वेंकट गिरी, और पद धारण की अवधि है इनकी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। कार्यकाल अनुसार क्रम जो है 6वां है, और व्यक्ति अनुसार क्रम इनका जो है 4था है। फिर आते हैं बी डी जत्री यानी कार्यवाहक जो हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। इनकी पद धारण की अवधि है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 प्रति व्यक्ति के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, पद धारण अवधि जो है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 के बीच है, और कार्यकाल अनुसार क्रम जो है 9वां है, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है वो है 7वां। नेक्स्ट हमारे आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ये पद धारण की अवधि इनकी है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, और इनका कार्यकाल जो है क्रमानुसार है 11वां, और व्यक्ति के अनुसार जो क्रम है वो 9वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे हैं के आर नारायणन, इनकी जो पद धारण करने की अवधि है वो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक की है, और कार्यकाल अनुसार इनका क्रम जो है 12वां है, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है वो है 10वां। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनकी जो पद धारण की अवधि है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। कार्यकाल के अनुसार क्रम इनका 14, और व्यक्ति के अनुसार क्रम 12। चलिए फिर नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कलाम साहब हैं। इनकी जो पद धारण की अवधि है वो है 25 जुलाई 2002 को, और 25 जुलाई 2007। कार्यकाल के क्रम में देखें तो 13वां है, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है वो 11वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रणब मुखर्जी, पद धारण की अवधि इनकी जो है वो 25 जुलाई 2012 को, और 25 जुलाई 2017 ये 2 डेट हैं, और कार्यकाल के अनुसार क्रम जो है 5वां, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है 13वां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामनाथ कोविंद जी को, और पद धारण की अवधि जो इनकी है इसी 25 जुलाई 2017 को, और 25 जुलाई 2022 को। क्रमानुसार कार्यक्रम जो है 16 है, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है 14वां है। इसी प्रकार जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, और इनकी पद धारण की अवधि है 25 जुलाई 2022 से अब तक की, और कार्यकाल अनुसार क्रम जो इनका है वो 17वां है, और व्यक्ति अनुसार क्रम जो है वो 15वां है। दोषी को दंड और दंडादेशों में निहरताओं से पूर्णतः मुक्त करना, क्षमा और प्रविलंबन या लघुकरण, इसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसके अंतर्गत दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, या विराम, दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, और परिहार यानी दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, ये सब अधिकार प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन कौन सी है देख लेते हैं। अत्यधिक वीटो शक्ति प्राप्त है। पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेधाधिकार, किसी विधेयक पर कोई निर्णय करना, या निलंबनकारी वीटो में
किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो जल सेना, थल सेना और स्थल सेना तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, और ये 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हुआ है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए, और पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर ही ये पद भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा उसका जो होगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पदभार को संभालेगा। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो उस पद को संभालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब तक की राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने पदभार संभाला था। लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संभव हो पाता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत यह वर्णित है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्रवाई है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और आगे चलते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी है जो अटॉर्नी जनरल है, और महाधिवक्ता है जो एडवोकेट जनरल है। दोनों को साथ साथ देख लेते हैं। संबंधित अनुच्छेद जो है 76 में वर्णित है, अर्थात महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है, और महाधिवक्ता जो है संबंधित अनुच्छेद 165 है। और इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है। पारिश्रमिक की बात करें तो राशि संविधान में तय नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। विशेषता इसकी क्या है? संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार प्राप्त है। मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एस.सी. शीतलवाड़ हैं। प्रथम विधिक सलाहकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यकाल जो इसका होता है राज्यपाल से प्रसाद पर्यंत तक होता है, और इसकी अर्हता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की पारिश्रमिक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए। और पारिश्रमिक की बात करें तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित है। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है, वो लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग इसको अलग किया गया है, यानी वर्ष 1976 में इसको अलग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है संवैधानिक प्रावधान, जो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है। रिपोर्ट सौंपता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं, रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की, राज्यपाल को राज्य के लेखों की, और नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका कार्य क्या है? संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। दूसरा कार्य है लेखाओं को तैयार करना और राष्ट्रपति को राज्यों के उपराज्यपालों को और जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं उनके प्रशासकों को भेजना। इस कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से तथ्यात्मक प्रश्न को देखते हैं। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है जो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश को हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार इसकी होती है एक भाग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत सरकार के अंतर्गत जो इसकी श्रेणी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा 250 सीटें हैं और लोकसभा 550 सीटें हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमारा राष्ट्रपति था। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इनकी आस्थाएं प्रमुख देख लेते हैं क्या क्या हैं। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, 4 लाख रुपए प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में हो। इसके वेतन की बात करें तो 4 लाख रुपए प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका वेतन है। निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनको चुना जाता है। और मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। पदावधि की बात करें तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति, इनका पद कैसे रिक्त होता है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु से या 5 वर्षीय पदावधि की समाप्त होने पर या स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, अर्थात राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा, और पद ग्रहण करने के अयोग्य हों अथवा उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल क्या क्या है जो पुराने रहे हैं वो सीरियल वाइज देख लेते हैं। पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, उनका कार्यकाल जो था 1952 से लेकर 1962 तक रहा। दूसरा हमारे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल जो था 1962 से 1967 तक रहा। और बी गिरी जो हैं इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। और बी.डी. जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक रहा। और एम हिदायतुल्लाह जो न्यायमूर्ति हुए हैं, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न होने पर इनको कार्यभार दिया गया है। एम हिदायतुल्लाह जो न्यायमूर्ति हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 1979 से 1984 तक रहे हैं। उसके बाद आर वेंकट रमन हैं, इनका कार्यकाल है 1984 से 1987 के बीच। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, इनका जो कार्यकाल है 1987 से 1992 तक। और के आर नारायणन, इनका कार्यकाल है 1992 से 1997 तक। इसके बाद 10वें जो उपराष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर के कृष्णकांत, इनका कार्यकाल रहा है 1997 से 2002 तक। और 11वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा है। उसके बाद 12वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे उपराष्ट्रपति के तौर पर हुए हैं एम वेंकैया नायडू, जो 2017 से 2022 तक रहे हैं। और जो आज वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति हैं और जो 2022 से अब तक के अपने पद पर कार्यरत हैं, जगदीश धनखड़ जी। जगदीश धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल 2022 से अब तक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा कृत्य यानी किए गए नियुक्ति जिसके उनके द्वारा किए गए वो जो होगा वो करवाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। और वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति की पदरिक्ति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो हमारा पॉइंट 17 आता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री यदि कोई हो तो शामिल होते हैं। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा
लोकसभा के प्रति। और कार्य की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा और प्रमुख बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा होती है। और आकार की बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक यानी 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो कितनी है, 15 अगस्त 1947 को 18 थी और वर्तमान में 52 है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट हैं इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है केवल 6 माह तक। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ करके और जीत हासिल करनी होगी। नेक्स्ट आता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, वो 50 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK षणमुखम चेट्टी। और आदिवास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, क्षमा करना, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज हैं श्वेत पत्र और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट का जोड़ा गया है, जो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है, अर्थात ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हुआ है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई है, अर्थात ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट हमारा है 75 फर्स्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्रियों को उनके पदों और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74(2) के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 75 फर्स्ट का के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद जो हमारा 75 थर्ड है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और नेक्स्ट अनुच्छेद जो हमारा 78 है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और भारत सरकार के समस्त कार्यवाहियाँ यानी भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ की हुई मानी जाती हैं राष्ट्रपति के नाम से। और अगला पॉइंट हमारा है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है जो कैबिनेट सचिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वरीयता अनुक्रम जो 18वां पॉइंट हमारा है। 18वां पॉइंट है वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पद के क्रम में संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। जुलाई 1979 में वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री और फोर्थ है राज्यों के राज्यपाल, वो अपने राज्य में होते हैं। और फिफ्थ हमारा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। सिक्स है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सेवंथ है सिक्स में एक पार्ट और है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। और फिर सातवां हमारा है केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। और 7 का के अंतर्गत भारत रत्न से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको रखा गया है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है संसद। पॉइंट 19 संसद।
इसको देखते हैं। जो अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति को दोनों सदनों से मिलाकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अब इनके अंग क्या ऐसे हैं वो बात कर लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में भाग 5 अध्याय 2 और अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में रखा गया है। इसके अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अधिकार है और राज्यसभा में उच्च सदन जो अनुच्छेद 80 के तहत है और लोकसभा निम्न सदन है जो अनुच्छेद 81 के तहत है। अब इसके कार्य की बात करें तो केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब इसकी प्रथम बैठक जब हुई 13 मई 1952 को हुई थी और लोकसभा के अंतर्गत 17 आसन और विघटनकर्ता जो होते हैं राष्ट्रपति हैं और प्रथम अध्यक्ष इसके हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए हैं लोकसभा के वो हुए हैं गणेश वासुदेव मावलंकर और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो हैं ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और स्थगनकर्ता यानी सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो इसकी 25 वर्ष है और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं वो मीरा कुमार रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है लोकसभा की सीट संख्या। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अधिकतम प्रावधान और वर्तमान स्थिति। अधिकतम प्रावधान जो है 550 है यानी राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20। राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 और जो वर्तमान स्थिति इसकी स्थिति है उसके अंतर्गत 543 सीटें हैं जो राज्य से हैं 524 और संघ राज्य क्षेत्रों से हैं 19। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नोटेड पॉइंट है इसको देखते हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया, अर्थात इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत सदस्यों का निर्वाचन होता है और सदस्यों की अर्हताएं क्या हैं, सीटों का आवंटन और विशेष तत्व, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ मताधिकार पर आधारित होता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जो 61वें संविधान संशोधन हुए हैं वो 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। और सदस्यों की अर्हताओं की बात करें, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए तो वो भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। सीटों की बात करें, सीटों के आवंटन की तो राज्यों की जनसंख्या पर आधार है और राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। विशेष तथ्य की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति अनुच्छेद 334 के अनुसार ये निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण की समय समय सीमा रही है जो 10 वर्ष बढ़ा करके और 2020 से 2030 तक की अवधि के लिए कर दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 83 सेकंड के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है और संसद सदस्यों हेतु वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 बनाया गया है। ये वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अवधि से पूर्व ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत की स्थिति एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी की गई है। संसद सदस्यों को शपथ ग्रहण प्रावधान अनुच्छेद 99 में है और सदस्यों का शपथ ग्रहण संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुसूची 3 में विहित प्रारूपों के अनुसार दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा का
कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। और अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक का नियत तारीख पर नियत माह में अधिक अंतर न हो। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 1/10 होती है और अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तुलनात्मक उनका अध्ययन करते हैं, अर्थात इनकी तुलना की गई है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी शपथ लोकसभा सदस्यों के रूप में लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन में शांति व्यवस्था बनाना, दल बदल आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करना और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना होता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनका पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। चलिए आगे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखते हैं। लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके आगे चलते हैं। एक बार में 1 वर्ष तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा, वो 6 माह की अवधि का होगा। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति यानी होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में और आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। अर्थात प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करता है और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा मंत्र परिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है। बड़े राज्यों के लिए 95 लाख और छोटे राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए 75 लाख। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अर्थात ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं, अर्थात अनुच्छेद 94 खा में ये वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पेज देखते हैं। राज्यसभा आता है। टॉपिक 20 राज्यसभा की बात करें यदि तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसके सदस्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अर्थात राज्यसभा राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसके अंतर्गत कुछ कार्यकाल जो हमारे होते हैं सभापति के वो 5 वर्ष के होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, अर्थात उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति को निर्वाचित करता है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा के महत्वपूर्ण तत्वों को देख रहे हैं। संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा में लोकसभा के बराबर की शक्ति प्राप्त है। और अन्य शक्तियां जो देखते हैं उनको देख लेते हैं। राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है। और नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा अपने पास अधिकतम 54 दिन तक रोक सकती है। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा में पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और इसमें 2 सदन होते हैं, अस्थायी सदन, और इनकी प्रकृति पर निर्भर होते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 30 वर्ष की होनी चाहिए। और राज्यसभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष विधि से। और अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है और सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या में दो भागों में विभाजित किया गया है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से निर्वाचित और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब क्षेत्र की बात करें तो इसमें साहित्य भी आता है, विज्ञान भी आता है, कला भी आता है और समाज सेवा भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये धमाकेदार डिजाइनिंग किया गया है, अर्थात इसको चित्रात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक। विधेयक के प्रकार की बात करें तो साधारण विधेयक है, यानी ऑर्डिनरी बिल, और धन विधेयक है, मनी बिल, और वित्तीय विधेयक है, फाइनेंशियल बिल, और विशेष विधि यानी स्पेशल बिल है। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। विधेयक, वित्तीय विधेयक फर्स्ट, और द्वितीय विधेयक द्वितीय, और संविधान संशोधन विधेयक यानी संघीय है और गैर संघीय है, राज्यों की सहमति आवश्यक है। चलिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की हत्या करता है या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होता है जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई है। प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 118(4) के कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय समितियों के प्रकार। और इसमें होती हैं अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां होती हैं। अस्थायी समितियों के अंतर्गत ये 3 भागों में विभाजित है। प्रकृति इसकी कैसी है तो प्रकृति अस्थायी है और इसका गठन है वो प्रत्येक वर्ष होता है और कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। ये हमारी नहीं अस्थायी समितियां। और तदर्थ समितियां जो हैं इसकी प्रकृति है अस्थायी और गठन इसका होता है विशेष उद्देश्य हेतु। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल उसका होता है उद्देश्य कार्य पूरा होने तक का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी संसदीय समितियों के प्रकार। तो इसमें है वित्तीय समितियां और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां हैं। विभागीय अस्थायी समितियां हैं और सदन समिति सेवा समिति है और जांच समितियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित जो समितियां होती हैं वो होती हैं। इसके आगे फिर देखते हैं संसद की वित्तीय समितियां। संसद की वित्तीय समितियों की बात करें तो इसकी समिति जो है 2 भागों में डिवाइड है और उद्देश्य इसका होता है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। समिति की एकल समिति होती है और संयुक्त समिति होती है। एकल समिति के अंतर्गत प्राक्कलन समिति होती है और इसके अंतर्गत सदस्य संख्या जो इसकी होती है 30 होती है और केवल लोकसभा से होती है। ये संयुक्त समिति जो होती है वो लोक लेखा समिति होती है और सरकारी उपक्रम समिति है। 2 भागों में विभाजित होता है। और सदस्य संख्या की बात करें तो लोक सेवा समिति की सदस्य संख्या 22 होती है और सदस्य संख्या जो सरकारी उपक्रम समिति की होती है वो भी 22 होती है, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। और 22 सदस्यों के द्वारा लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं, यानी दोनों मिलाकर के 22 होते हैं।
लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार सरकारी उपक्रम समिति के अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं और ये 22 सदस्य में से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 17 होते हैं, अर्थात ये सब बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संसद की संयुक्त बैठक। जो संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है और ये संसद की संयुक्त बैठक जो होती है राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, अर्थात अब तक की बुलाई गई बैठक जो है वो 3 बार बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है इसको देख लेते हैं। तो मित्रों, ये वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई थी और वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग यानी निरसन विधेयक पर बुलाई गई थी और वर्ष 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी पोटा जो था उसके तहत बुलाई गई थी। और मित्रों, इसकी बैठक की संबंधित विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक के तहत और वित्त विधेयक के तहत, और अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा है अनुच्छेद 109 और 110 के अनुसार संबंधित प्रावधान है, अर्थात धन विधेयक के प्रावधान 109 और 110 के अंतर्गत आते हैं। यानी लोकसभा में पुनर्स्थापित होने पर और राज्यसभा पर रोक सकती है और अधिकतम 14 दिनों तक का ये प्रावधान का रोका जा सकता है। अर्थात धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। और धन विधेयक का निर्धारण की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सामान्यतः लोकसभा लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वो लोकसभा के विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। और वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है जो 1980 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं वो 12 व्यक्ति होते हैं। और प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो नरगिस दत्त थी। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। और राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर ऐसा होता है। अब है संसद के सत्र। संसद के सत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत मानसून सत्र और संसदीय प्रक्रिया होती है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर तक के होता है और इस संसद के सत्र में बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच होता है और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है और संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल होता है और शून्यकाल होता है। अब इसको समझते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है। तो इसके लिए देखते हैं इस पॉइंट को। सामान्यतः प्रत्येक दिन संसद के दोनों सदनों की बैठक के बाद 11 से 12 के बीच कार्यवाही का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और अतारांकित प्रश्न जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और अल्प सूचना वाले प्रश्न जो तात्कालिक लोक महत्व से जुड़े प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अब अगर शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल के अंतर्गत शून्यकाल प्रश्न के तुरंत बाद 1 घंटे का समय होता है। सामान्यतः 12 से 1 के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है और संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। राज्यसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक होता है और ये मित्रों चित्रात्मक रूप से संसद भवन का चित्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये तथ्य राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को सौंपता है और उपसभापति राज्यसभा में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है और अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से राज्य सूची से किसी विषय के बारे में कानून निर्माण करने का अनुरोध कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का गठन हुआ वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ और राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई वो 13 मई 1952 को ही। अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है संसद जो अनुच्छेद 248 के तहत है। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों को
निर्धारित करने का प्रावधान अनुच्छेद 105 में वर्णित है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहा है लगातार 60 दिनों तक, और भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है, वो होता है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। नेक्स्ट आता है लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन 2003। इसके बारे में देखते हैं। राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना आवश्यक है। तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है जो अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट हमारा है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, वो 253 में उल्लेखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सभापति को पद से तब हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए। उपसभापति को राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। और कुछ राज्य दिए गए हैं और राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या है और लोकसभा सीटों की संख्या है। तो मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मेघालय की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मिजोरम की बात करते हैं तो राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। नागालैंड की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों 1-1 है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर हैं। और त्रिपुरा भी ऐसा, त्रिपुरा में बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, अर्थात दिल्ली बहुत ही घना क्षेत्र है। और उत्तराखंड की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। तो ये हमारे रहे लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की सीटों की संख्या दी गई थी। अब मित्रों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इसके बाद का जो हमारा एपिसोड होगा, अंतिम एपिसोड होगा, तो आई होप इस क्लास में कुछ ना कुछ जानकारी आपको अवश्य मिली होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।